Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और ये हमारी बायोलॉजी सीरीज का लास्ट चैप्टर है ऑफ क्लास 11th। आज के बाद से हमारी क्लास 11th के सारे चैप्टर्स जो कि हैं कंप्लीट हो चुके हैं बायोलॉजी सीरीज में और ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है। कल से हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो होगा दैट इज अबाउट अ जेनेटिक्स, जिसमें हम प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई जस्ट हैव टू टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक please let me know. You can message me on Instagram, Telegram, even you can comment me on YouTube as well so that I can make a video on that topic if there is any genuine doubt. So let's begin our chapter. यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो अब तक हम टिश्यू की 2-3 आई थिंक 2 या 3 टाइम्स तो डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है। इन अगर मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें तो वहां पे जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स देखने को मिलती है जिनके बीच में थोड़ा सा इंट्रासेलुलर स्पेसिस होता है और एक जैसा सेम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो क्या होता है टिश्यू, क्या होता है, दैट इज अ सिमिलर सेल्स जो एक ग्रुप में प्रेजेंट है और उनमें थोड़ा सा इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है और इसके बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम टिश्यू बोलेंगे। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो हमारे, अगर ये देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑल द फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे सिर्फ सिंगल सेल की हेल्प से हो रहे होते हैं। और ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी, इसमें हमें टिश्यू का अरेंजमेंट देखने को मिलता है जो कि एक स्पेसिफिक पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, एक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं और एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को शो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है। वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है हाइड्रा में। जो हाइड्रा होता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, नंबर ऑफ सेल्स इन विच ईच टाइप कैन बी 1000। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, तो उनको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन एक ही जैसा फंक्शन, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, तो उन सबको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो अपना अपना काम बांट लेते हैं इस तरीके से कि वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल। ठीक है, अपना अपना काम बांट लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर, अपना अपना काम बांट लेना। तो चलिए एनिमल टिश्यू को शुरू करते हैं। इस एनिमल टिश्यू को जब हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज अ एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, वी कॉमनली रेफर एज अ एपिथेलियल टिश्यू एज अ एपिथेलियम, जिसका प्लूरल होगा एपिथेलिया। ये जो टिश्यू होता है हैज अ फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस होता है जिसका फेस या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होता है या फिर आउटसाइड द इन्वायरमेंट होता है और एक कवरिंग प्रोवाइड करता है या लाइनिंग प्रोवाइड करता है सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनमें या तो कवरिंग प्रोवाइड करेगा या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करेगा। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड, जो इनकी सेल्स होती हैं दैट आर कम्पैक्टली पैक्ड होती है, मतलब उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो बहुत ज्यादा लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। और देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल की बात करें तो वहां पे हमें
दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर का बना होता है, एक सिंगल लेयर सेल का बना होता है, और जिसका फंक्शन होता है कि वो बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स होते हैं उनकी लाइनिंग करता है। वहीं पर अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो वो दो और दो से ज्यादा सेल लेयर का बना होता है, जिसका काम होता है कि वो प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करता है, दैट इज इट डज आर इन स्किन। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो उसका एग्जांपल स्किन है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, अगर सेल की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम सिंपल एपिथेलियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल एंड थर्ड वन इज अ कॉलमनर। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम्स भी गिवन है, दिस इज अ स्क्वैमस, और इसके बाद ये जो हमारा है दैट इज अ क्यूबॉइडल क्यूब्स में, और ये है दैट इज अ कॉलमनर, एंड दीज आर अ कॉलमनर सेल्स हैविंग अ सीलिया, जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, दीज हैव अ सीलिया, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ कॉलमनर सेल्स बियरिंग अ सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इन चारों की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, इनके यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं। जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो एक लेयर का बना होता है, थिन लेयर का, जिसमें हमें फ्लैटेंड सेल, फ्लैट सेल्स देखने को मिलती है, और कैसी बॉडी होती है, दैट दे हैव अ इर्रेगुलर बॉडी। इसके बाद दे आर फाउंड, ये कहाँ पे फाउंड मिलते हैं, ब्लड वेसल्स और एयर सैक में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के एयर सैक में और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या फॉर्म करता है, दैट इज अ डिफ्यूजन बाउंड्री। अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वैमस एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस है डायग्राम में गिवन है, न्यूक्लियस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दैट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये सिंगल लेयर का बना होता है, और इसमें कैसी सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में। ठीक है, ग्लैंड्स के डक्ट में पाया जाता है, या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, और नेफ्रॉन कहाँ होता है, दैट इज इन अ किडनी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है, वेयर एज हमने स्क्वैमस में पढ़ा कि वो डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करता है। अगर हम इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का न्यूक्लियस भी कैसा होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो अगर हम एपिथेलियम ऑफ पीसीटी की बात करें, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें, जो कि नेफ्रॉन का होता है, जो कि किडनी में मिलता है, अगर उसके पास माइक्रोविलाई है। ठीक है, ठीक है, क्या है, माइक्रोविलाई, तो वहां पे हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है एपिथेलियम दैट इज अ कॉलमनर एपिथेलियम, वो भी सिंगल लेयर का बना होता है, लेकिन उसमें हल्की सी टॉल और सिलेंडर सेल्स देखने को मिलती है, और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। अब पता चला मैं बाकियों की न्यूक्लियाई क्यों बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉलमनर एपिथेलियम का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियाई कैसे दिया है, बेस पे दिया है, और इनके फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मे भी लिखा है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इनका भी हेल्प इसमें होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अगर अगर यहाँ पे लिखा है, अगर यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम के पास सीलिया आ जाए उनके फ्री सरफेस पे, तो उन्हें हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, अगर ये जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स है इन्हीं के ऊपर सीलिया आने लग जाए फ्री सरफेस पे, तो इन्हीं को हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे, जिसका फंक्शन होता है कि ये पार्टिकल्स को मूव करता है या म्यूकस को मूव करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम के ऊपर या तो पार्टिकल्स को मूव करेगा या म्यूकस को मूव करेगा। ये जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन्स के अंदर साइड इनर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर हम इस सीलिएटेड एपिथेलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंट्रल भी हो सकता है और बेसल भी हो सकता है।
और बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम डायग्राम देख ही चुके हैं पहले, जिसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर इसकी बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो बहुत सारे दैट इज सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, जिन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अगर हमारे क्यूबाइडल और कॉलमनर जो है वो एक उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट हो जो सिक्रीशन का काम करे, तो उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? दैट इज सिक्रीशन करना। तो ये जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, ये जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है दैट इज अ मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर होता है कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिसमें हमें गॉबलेट सेल देखने को मिलती है। और गॉबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द एलिमेंट्री कैनाल में। वेयर एज अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसमें हमें सेल का क्लस्टर देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेंगी। और कहाँ मिलेंगी? इन द सिलाइवरी ग्लैंड। तो इसमें हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन सा? दैट दिस इज अ यूनिसेलुलर एंड दिस इज अ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहाँ मिलेगा? इन द गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये मल्टीसेलुलर कहाँ मिलेगा? इन द सिलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। अगर हम इनके सिक्रीशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम सिक्रीशन के बेसिस की बात करें कि कैसा सिक्रीशन हो रहा है, उसके बेसिस पे बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ रिलीज होते हैं? डक्ट्स में और ट्यूब में। ठीक है, इसीलिए इनको हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। अगर हम उसी जगह दूसरे ग्लैंड्स की बात करें, किनकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात, तो उनके पास डक्ट्स नहीं होते और उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सिर्फ हार्मोन होते हैं दैट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और ये कहाँ सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स? ये डायरेक्टली फ्लूइड में सिक्रीट हो जाते हैं, जहां पे हमारे ग्लैंड क्या कर रहे होते हैं? बाथ, मतलब डूबे होते हैं ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, सिंपल की हमारी सारी बात हो गई है। अगर हम नेक्स्ट आते हैं दैट इज अबाउट अ कंपाउंड एपिथेलियम। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल, और इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन करता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो जो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है वो कौन सा एपिथेलियम होता है? दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन का जो ड्राई सरफेस होता है उसे कवर करता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स में कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। और पैनक्रियाटिक डक्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज अ कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो दैट इज ऑल द सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो जितनी भी सेल्स होती हैं एपिथेलियम में वो सारी की सारी आपस में एक साथ होती हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत कम लिटिल अमाउंट में इंटरसेलुलर मटेरियल देखने को मिलता है। अगर हम ऑल एनिमल टिश्यू की बात करें तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। दो सेल्स प्रेजेंट है लाइक दिस, एक ये सेल है एक ये सेल है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमें कितने टाइप के जंक्शन देखने को मिलते हैं? यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं दैट इज फाउंड इन द एपिथेलियम। ठीक है, तो जो अगर हम पहले जंक्शन की बात करें तो पहला जंक्शन होता है हमारा दैट इज अ टाइट जंक्शन। ठीक है, जिसका काम होता है टाइट। अगर देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो जितना दिया हुआ है उसी के बेस पे, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है कि टाइट का क्या है, एडहेरिंग का क्या है, गैप का क्या काम है।
तो टाइट का मतलब अगर कोई दो चीजें टाइट होंगी ना आपस में, तो उनका काम ये होगा कि जो सब्सटेंस है उनको स्टॉप कर सके ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। अगर हम अडहेरिंग का काम करें तो अडहेर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाना, तो ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग का काम, टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ताकि जो नेबरिंग सेल्स है वो आपस में चिपकी रहे, अडहेर एक साथ बनी रहे। अगर हम गैप जंक्शन की बात करते हैं तो गैप, अगर किसी सेल्स के बीच में गैप प्रेजेंट है तो वो कम्युनिकेशन का काम करेगा ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। तो जो सेल्स आपस में जुड़ रखी हैं जिनके बीच में गैप जंक्शन है, तो उन दोनों के साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्टिंग की तरह काम करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे आपस में, ठीक है, ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का। यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज आवर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। और ये कैसे काम करता है, that is named as a connective tissue because of their special function of linking and supporting the other tissue organ of the body। तो इसे हम कनेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है लिंक करना टिश्यू और ऑर्गन को, सपोर्ट करना अदर टिश्यू और ऑर्गन को। इसकी जो रेंज होती है, द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड्स, जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सिवाय ब्लड को छोड़ के, ठीक है, एक चीज याद रखना कि सिवाय ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सबके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो फाइबर सिक्रीट करती है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसे हम कोलाजन और इलास्टिन कहते हैं। इसके अलावा द फाइबर्स, जो इन फाइबर्स का काम क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, ठीक है। इसके बाद ये जो सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स भी सिक्रीट करती हैं जो कि एक्यूमुलेट करती है बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो मॉडिफाइड क्या, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करती है, दैट इज अ इंटरसेलुलर मटेरियल जो कि मैट्रिक्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको अगर हम डिवाइड करें तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं जिसमें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें जो सेल्स और फाइबर होंगी, सेल्स एंड फाइबर, अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स एंड फाइबर होंगी वो कैसी अरेंज होंगी, लूजली अरेंज होंगी इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसमें ये जो सेल्स और फाइबर्स होंगी ये कैसी अटैच होंगी, कैसे प्रेजेंट होंगी, दैट दे आर लूजली अरेंज। अगर इसी के अंदर हमें दो टिश्यू पढ़ेंगे, एक होगा हमारा एरियोलर और दूसरा होगा हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये दोनों टिश्यू किसके अंडर आते हैं, दैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर इस एरियोलर की बात करें तो एरियोलर जो होता है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है फॉर एपिथेलियम। इसी एरियोलर के पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनका काम होता है फाइबर्स को सिक्रीट करना, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल्स भी होती है। तो पता चल गया कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल किनके पास होती है, दैट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में आगे किसके पास, दैट इज अ एरियोलर टिश्यू के पास। अगर वहीं पर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो भी हमारा ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड, और इनकी सेल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड होती है कि ये फैट को स्टोर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट मिल जाता है जो कि हम तुरंत यूज नहीं कर सकते तो ये किसे कन्वर्ट कर देती है, उस न्यूट्रिएंट को फैट में, और वो जाके स्टोर हो जाते हैं इन एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ से हमें पता चला फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर यहाँ पे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम को देखें तो दिस इज अ एरियोलर टिश्यू एंड दिस इज अ एडिपोज टिश्यू, दिस इज अ फैट स्टोरेज एरिया एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड ये जो है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये मैक्रोफेज ये है और इसके बाद ये मैक्रोफेज के पास ये दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट, ये जो फाइबर्स लाइक दिख रहे हैं तो इसको हम कोलाजन फाइबर कहेंगे।
एंड दिस इज अ मस्ट सेल, जो कि क्या सिक्रीट करता है, मस्ट सेल, दैट इज अ हिस्टामीन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें हम आगे पढ़ेंगे फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। ये आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो डेंस है, डेंस का मतलब ही यही है कि वहां पे ये कैसे प्रेजेंट होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। और ये जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है ये रेगुलर और इरेगुलर शो करेगा। अगर ये रेगुलर शो करेगा देन इट इज अ डेंस रेगुलर, और इरेगुलर शो करेगा देन इट इज अ डेंस इरेगुलर। तो अगर हम डेंस रेगुलर की बात करें तो जो कोलाजन फाइबर होता है वो रोज में प्रेजेंट होता है और पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स में चलता है। यही इस डेंस रेगुलर में ही हमारे टेंडन आते हैं जो स्केलेटल मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, और लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है। अगर हम डेंस इरेगुलर की बात करें तो इनके पास भी फाइब्रोब्लास्ट होता है और बहुत सारी फाइबर्स होती हैं। जो फाइबर्स कैसी होती है, दैट दे आर मोस्टली कोलाजन फाइबर्स दैट आर ओरिएंटली डिफरेंटली, और जो कैसे ओरिएंट करती है, डिफरेंटली, रेगुलर पैटर्न में नहीं होती है। और ये जो टिश्यू होता है हमारी स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, पता चल रहा है साफ देखने से। और डेंस रेगुलर के अंदर क्या आता है, डेंस रेगुलर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंस रेगुलर, एक होता है टेंडन जो कि स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है, दूसरा होता है हमारा लिगामेंट जो कि बोन को बोन से करता है, ठीक है। दिस इज अ लिगामेंट। तो इसका काम होता है बोन टू बोन को अटैच करना। इसके लिए निमोनिक याद कर लो, टेंडन अपने याद रहेगा, दैट इज अ बल्ब, BLB। बोन टू बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ लिगामेंट। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है दैट इज आर वेरियस ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, ठीक है, अगर हम कार्टिलेज के मैटर की बात कर रहे हैं, मटेरियल की, तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है कार्टिलेज का वो कैसा होता है, दैट इज अ सॉलिड एंड पिलाएबल एंड रेजिस्टेंट द कंप्रेशन, ठीक है। सॉलिड होता है, पिलाएबल होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, जो कि छोटी छोटी कैविटीज में एनक्लोज हो रखे होते हैं विद इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, और सिक्रीटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। बहुत सारे ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो कि एम्ब्रॉय में प्रेजेंट होते हैं और बाद में वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में, जो कि हमें वर्टिबल कॉलम में देखने को मिलता है, लिम्स में देखने को मिलता है, हैंड्स में देखने को मिलता है इन अडल्ट। अगर वहीं हम बोन की बात करें तो जो बोन होता है, बोन हैव अ हार्ड और नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस। जो बोन होता है उसका सब्सटेंस कैसा होता है, दैट इज अ नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और उसमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम सॉल्ट और कोलाजन फाइबर्स, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड काम करते हैं, ठीक है। और बोन्स के अंदर हमें क्या मिलता है, दैट इज अ, क्या मिलता है हमें बोन्स के अंदर, बोन्स के अंदर हमें कैल्शियम सॉल्ट मिलता है, कोलाजन फाइबर, जो कि एक बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। इसका मेन टिश्यू प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। बोन्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन को। जितने भी सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन होते हैं तो बोन का काम होता है उन्हें सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। जो बोन सेल्स होती है उन्हें ओस्टियोसाइट कहते हैं, वेयर एज जो कार्टिलेज की सेल्स होती है उन्हें क्या कहते हैं, दैट इज अ कॉन्ड्रियोसाइट। इसके बाद ये जो हमारी बोन सेल्स होती हैं आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूनी। और बोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से स्पेसिस में, दैट इज अ लैक्यूनी। यहाँ पे लिम्ब बोन्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है लेग की, जिसे हम फीमर कहते हैं, जो कि हमारा वेट बियरिंग फंक्शन करती है। फीमर का काम क्या होता है, हमारे बॉडी वेट को बियर करना, पूरा भार उन्हीं पे होता है।
They also interact with skeletal muscle attached to them to bring out the movement. और जब ये skeletal muscle के साथ अटैच हो जाती है, इंटरेक्ट करती है, तो ये मूवमेंट का काम करती है बोन्स. बोन मैरो भी होता है, बहुत सारी बोन्स, जहां पे हमें प्रोडक्शन देखने को मिलती है ब्लड सेल्स की. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े. ब्लड जो होता है दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट देखने को मिलता है. ये सारा हम ब्लड के बारे में बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं. इसका मेन काम होता है सर्कुलेटिंग अ फ्लूइड दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंसेस. ब्लड का काम होता है जो भी फ्लूइड है उसको सर्कुलेट करना, और जो भी हमें ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स करने हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट करना वेरियस सब्सटेंसेस का. नेक्स्ट जो है दैट इज आर मसल टिश्यू. ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग बोन्स. बहुत सारी जो मसल्स हैं वो अलग अलग लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेंज में बनी होती है. ये जो फाइबर्स होते हैं दैट आर कंपोज ऑफ फाइन फिब्रिल्स, जिन्हें हम मायोफिब्रिल कहते हैं. फाइबर्स किसके बने होते हैं? मायोफिब्रिल के बने होते हैं. मसल फाइबर क्या होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो शॉर्टन हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन. अगर रिलैक्स होती है तो लेंथन, अपनी रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. ये जो एक्शन मूव होते हैं ऑफ द बॉडी, अगर हम मूव्स की बात करें हमारे बॉडी के, तो ये हमारे चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, और हम वेरियस बॉडी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं. इसके अलावा जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. तो जो हमारी मसल्स होती है वो 3 टाइप की होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. इनके बारे में भी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से दिया हुआ है तो हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं. जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवाइज होगा. स्केलेटल मसल जो होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है स्केलेटल बोन्स के साथ. इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, हमारे बाइसेप्स में स्टेरिएटेड और स्ट्राइड मसल्स देखने को मिलती है, इसीलिए हम स्टेरिएटेड इन्हें मसल्स भी बोलते हैं. एक शीथ प्रेजेंट होती है ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर ये सेवियर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये स्टेरिएशन में हमें प्रेजेंट होती है. अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं. अगर हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है दैट इज अ सिलेंड्रिकल. ठीक है. अगर हमारी स्मूथ मसल्स की बात हो रही है तो ये कैसी शेप की है? दैट दीज आर स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म. और वेयर एज हमारी जो कार्डियक मसल्स है ये भी कैसी होती है? दैट दे आर सिलेंड्रिकल. ठीक है. इसके अगर न्यूक्लियाई की बात करें तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है कैसी होती है? दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड. वेयर एज अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये कैसी होती है? दैट इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड. और हमारी कार्डियक मसल्स भी कैसी होती है? दैट इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड. अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियाई पॉरीफेरल न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, और इन दोनों में क्या देखने को मिलता है? सेंटर पे. यहाँ पे भी सेंटर में देखने को मिलता है. बी और सी में, बी सी में क्या जैसे देखने को मिलता है? सेंटर न्यूक्लियाई. यहाँ पे कैसा न्यूक्लियाई होता है? दैट इज अ ठीक है. हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं तो इन्हें हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ इनवॉलेंट्री. ये भी इनवॉलेंट्री होती है और ये भी हमारी इनवॉलेंट्री होती है. चलिए इसको अब हम आगे पढ़ते हैं. स्मूथ मसल्स क्या होती है? दैट दे आर टैपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजिफॉर्म शेप बनाती है. इनमें हमें स्टेरिएशन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स या नॉन स्टेरिएटेड मसल कहते हैं. सेल जंक्शन होल्ड करता है दोनों को और ये बंडल करता है टुगेदर ताकि कनेक्टिव टिश्यू शीट बना सके. जो वॉल्स होती है इंटरनल ऑर्गन्स की लाइक ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन की, इसमें हमें यही टाइप ऑफ मसल टिश्यू देखने को मिलती है. ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं दैट आर इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती. सो
नेक्स्ट अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक जो मसल जो होती है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं दैट हमेशा हार्ट में प्रेजेंट होती है। सेल जंक्शन का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करना कार्डियक मसल सेल्स की। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा और ताकि वो स्टिक कर सके एक दूसरे से। नेक्स्ट अगर हम कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलती है। कहाँ पे? कार्डियक मसल्स में हमें क्या देखने को मिलती है? दैट इज अ इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट, जिसकी वजह से जो सेल को अलाउ करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट द यूनिट। जब कोई सेल रिसीव करती है एक सिग्नल तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी जो नेबर सेल्स होती है वो भी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और स्टिमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स देखने को मिलती है। तो जो हमारे न्यूरल टिश्यूज होते हैं दैट एक्सर्ट अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग द कंडीशन। तो न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है उनके पास, जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी रिस्पॉन्सेज में और जो भी कंडीशन के हिसाब से चेंजेस होते हैं दैट आर ऑल कंट्रोल्ड बाय न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरॉन्स जो होती हैं दैट आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और आर एक्साइटेबल सेल्स। तो न्यूरॉन्स क्या होती हैं? दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। इसके बाद इसमें हमें न्यूरल ग्लियल सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को और प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। तो हमारी जो न्यूरल ग्लियल सेल्स होती हैं उनका काम होता है न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को। ये जो न्यूरोग्लिया होता है वो मेकअप करता है मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो जो हमारा न्यूरोग्लिया होता है इसका काम होता है मोर देन हाफ, वो अब जो जितना भी न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम होता है उससे उसमें मोर देन हाफ किसका वेट होता है, वॉल्यूम होता है, दैट इज अ न्यूरोग्लिया का। When a neuron is suitably stimulated, अगर हम न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से एक स्विफ्टी ट्रेवल होता है अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, फिर अराइवल आता है डिस्टरबेंस का न्यूरॉन एंडिंग पे जहां पे आउटपुट जोन होता है और ट्रिगर होते हैं सारे इवेंट जिसकी वजह से स्टिमुलेशन और इनिबिशन देखने को मिलता है एडजेसेंट न्यूरॉन्स में और अदर सेल्स में। तो ये जो न्यूरॉल के बारे में हमने सारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है दैट इज अ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इस अगर हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हार्ट होता है उसके पास चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के पास एपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है और न्यूरल भी होता है। ठीक है, बाकी एज सच इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेट्स मूव फर्दर, जो हम कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हमारा कॉकरोच स्टार्ट है। तो हम कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉकरोच क्या है? कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज अ पेरिपेलिटेना अमेरिका। ठीक है, अगर हम कॉकरोच के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात है ये कौन से किंगडम का है? किंगडम क्या होगा इसका? एनिमिलिया। और अगर हम इसके फाइलम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम याद करो, हमने कहां पे पढ़ा था कॉकरोच के बारे में? ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट जो है दैट इज अ क्लास। कौन सी क्लास के अंदर आएगा? ये इंसेक्ट के अंदर आएगा। अगर हम इसके जीनस की बात करें तो इसका जो नाम होता है उसका फर्स्ट वाला वर्ड क्या होगा? दैट इज अ जीनस, दैट इज अ पेरिप्लेनेटाना। दैट इज अ पेरिप्लेनेटा। स्पीशीज क्या हो जाएगी? दैट इज अ अमेरिकाना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो कॉकरोच कैसे होते हैं, ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की बॉडीड एनिमल्स होती हैं जो कि इंसेक्टा ऑर्थोपाइडम फल, ठीक है। ये ब्राइट येलो और रेड ग्रीन कलर के भी कॉकरोच हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस तक रहते हैं, दैट इज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, जिसमें हमें लॉन्ग एंटीना देखने को मिलता है, लेग्स देखने को मिलती हैं और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल जो कि कंसील करती है हेड को। इसके अलावा ये जो कॉकरोच होते हैं दैट आर नॉक्टोरल ऑमनीवोर्स, कैसे होते हैं, दैट आर नॉक्टोरल ऑमनीवोर्स, ठीक है। कहाँ लिव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, डैम्प प्लेसेस में। और इसके बाद दे बिकेम अ रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन होम्स, सबसे ज्यादा ये इनके रेसिडेंट कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हम इंसानों के घरों में। दस दे आर अ सीरियस पेस्ट, सबसे ज्यादा सीरियस पेस्ट है और इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है कॉकरोच की वजह से। तो चलिए आगे हम मॉर्फोलॉजी पे पढ़ते हैं, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच है दैट इज अ पेरीप्लेनेटा अमेरिका, जो कि कितना बड़ा होता है, 34 टू 53 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग, सॉरी मीटर नहीं है, दैट इज अ मिलीमीटर लॉन्ग विद विंग्स, विंग्स के साथ होता है, दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। तो कहां तक होता है, दैट इज बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच जो होती है सेगमेंटेड होती है, कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, और इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट रीजन में। पहला होता है दैट इज अ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो चलिए अगर हम हेड पे चलते हैं तो एंटायर हेड इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, पूरा का पूरा जो पूरी बॉडी जो होती है वो किससे कवर होती है, दैट इज अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, जो कि कौन से कलर की होती है, ब्राउन इन कलर। इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की बात करें तो एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। कौन सी प्लेट बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और टर्गाइड्स कैसी होती है, टर्गाइड्स होती है डॉर्सली, इसके अलावा स्टर्नाइड्स होती है वेंट्रली, ठीक है। दैट आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल, जिसे जो कि आपस में किससे ज्वाइन होती है, थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है दैट इज अ आर्थोडोयल मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि डॉर्सली कैसे होते हैं, दैट इज अ टर्गाइट, डीटी, ठीक है। वेंट्रल में क्या होता है, दैट इज अ स्टर्नाइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लेटरल, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन पता होना चाहिए, लेटरल क्या होगा, दैट इज अ प्लूराइट, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कॉकरोच, कॉकरोच को तो बता ही दोगे भाई, ये एंटीना होते हैं, दिस इज अ हेड, दिस इज अ कंपाउंड आई, ये ऊपर वाले को हम प्रोनोटम बोलते हैं, जो हमारी पहली लेग होती है उसे मीजोथोरैक्स बोलते हैं, सॉरी लेग नहीं, ये जो पहला सेगमेंट होता है दैट इज अ मीजोथोरैक्स, देन दिस इज अ मेटाथोरैक्स एंड लास्ट वन इज अ मीजोथोरैक्स, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है हमारा ये प्रोथोरैक्स लैग होती है, फिर हमारी मीजोथोरासिक लैग आती है, फिर हमारी मेटाथोरासिक लैग आती है। देन ये हमारा एब्डोमेन होता है, दिस इज अ एनल सर्काई, दीज आर द एनल सर्काई, दिस इज अ टेगमिना और दिस इज अ हैंड विंग, हाइंड विंग, ठीक है। तो अगर हम हेड की बात करें, चलिए अब हेड के बारे में देखते हैं, आगे हेड के बारे में लिखा होगा। हेड जो होता है, अगर हेड की बात करें तो दैट इज ट्राइंगुलर इन शेप, कैसी शेप का होता है, ट्राइंगुलर होता है शेप में, एंड इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल, कैसे लाई करता है, राइट एंगल पे टू द लॉन्गिट्यूडनली बॉडी एक्सिस। और ये किससे फॉर्म्ड होता है, हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से हेड फॉर्म होता है, जो कि सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो करता है इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, उसकी फ्लेक्सिबल नेक होने की वजह से हेड जो होता है सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो करता है, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में
घूम सकता है। जो हेड होता है उसके पास क्या होता है, हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड के पास दो आंखें होती हैं, दैट इज अ कंपाउंड आई। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंटीना प्रेजेंट होते हैं। जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम एंटीना बोलते हैं, जो कि कहाँ से अराइज होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, जो कि फ्रंट आईज के पास होती है। फ्रंट आईज के पास क्या होती है, मेम्ब्रेनस सॉकेट, जहां से क्या अराइज होते हैं, दैट आर एंटीना। एंटीना का क्या होता है, दैट इनके पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं मॉनिटर टू इन्वायरमेंट। एंटीना एक के पास ऐसे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं कि वो हेल्प करते हैं कि मॉनिटरिंग हो सके इन्वायरमेंट की। अगर हम एंटीरियर एंड ऑफ हेड की बात करें, ठीक है, हेड के एंटीरियर एंड की बात करें तो उसमें हमें अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करते हैं, बाइटिंग और चूइंग टाइप माउथ पार्ट दिखाते हैं। तो कॉकरोच के अंदर कौन सा माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट होता है, दैट इज अ बाइटिंग और चूइंग टाइप होता है। अगर हम माउथ पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम माउथ पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक लैब्रम होगा, दैट इज अ अपर लिप, और एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स होंगे। तो मतलब मैंडिबल्स कितने होंगे, दो। पेयर ऑफ मैक्सिला होंगे, मतलब मैक्सिला कितने होंगे, दो। और एक लेबियम, लोअर लिप और अपर लिप एक एक होंगे, बाकी मैंडिबल और मैक्सिला टू टू होंगे, ठीक है। ये एक मीडियम फ्लेक्सिबल होगा लोब, जो कि टंग की तरह काम करेगा, जिसे हम हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, विद इन अ कैविटी और एनक्लोज बाय अ माउथ पार्ट। अगर हम थोरेक्स की बात करें तो जो थोरेक्स होते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू, थोरेक्स इज कंसिड सॉरी, ये जो थोरेक्स होते हैं, थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। थोरेक्स के पास कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स। पहला होता है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स। हेड किसके साथ कनेक्ट होता है, थोरेक्स के साथ। जिसमें किसके, थोरेक्स के साथ कैसे कनेक्ट होगा, बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरिक्स, जिसे हम नोन एज द नेक बोलते हैं। शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरिक्स के साथ कनेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ नेक। ईच thoracic segments bears a pair of walking leg। जो हर थोरासिक सेगमेंट होता है उसके पास एक पेयर होता है वॉकिंग लेग का। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होती है वो कहां से अराइज होती है, मीजोथोरेक्स से, ठीक है। और उन विंग्स को क्या बोलते हैं हम, फोर विंग्स बोलते हैं, जो कि मीजोथोरासिक होती है। और या तो फिर उन्हें टेगमिगा भी बोलते हैं। जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होती है उन्हें हम मेटाथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो ये जो हमारी फोर विंग्स होती हैं, ये ओपेक होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, और कवर करती है हाइंड विंग को। व्हेन एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होती है तो हाइंड विंग को कवर करती है। हाइंड विंग कैसी होती है, हाइंड विंग जो होती है, दैट आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस और आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो हमारी क्या होती है, पहली फर्स्ट पेयर ऑफ विंग की बात करें, दैट इज अ फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स की अगर हम बात करें तो पहली पेयर ऑफ विंग्स क्या होती है, दैट इज अ फोर विंग्स, ठीक है। ये जो फोर विंग्स होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ टैगमिना, ठीक है। कहां से अराइज होते हैं, अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड पेयर विंग्स होती है, इनको क्या बोलते हैं हम, कहां से अराइजेस होती है, इनको हम हाइंड विंग में बोलते हैं। इनका काम होता है, क्या काम होता है, फ्लाइट, उड़ने का। एंड दे आर अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरेक्स, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम एब्डोमेन पे चलते हैं, ठीक है। तो जो एब्डोमेन होता है उस पे 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन इन बोथ मेल्स और फीमेल्स, दोनों एब्डोमेन, मेल या हो फीमेल का, दोनों के पास कितने सेगमेंट होते हैं, दैट दे हैव अ 10 सेगमेंट। इन अ फीमेल्स, अगर हम फीमेल की बात करें तो जो 7 स्टर्नम होता है वो बोट शेप का होता है, ठीक है। और टुगेदर विद 8 और 9 के साथ स्टर्ना के साथ एक ब्रूड
या जेनाइटल पाउच बना लेता है, जिसका एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे हमें फीमेल के बारे में दिया है कि जो फीमेल होती है उसकी 7 स्टर्नम जो होती है वो बोट शेप की होती है। अगर उसी 7 के साथ 8 और 9 स्टर्ना भी मिल जाए तो वो एक जेनाइटल पाउच बना लेते हैं, और उन्हीं के जेनाइटल पाउच के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फीमेल गोनोपोर होती है, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। अब हम मेल्स की बात करते हैं। तो मेल्स में क्या होता है, इन मेल्स में जेनाइटल पाउच या जो चैम्बर होता है दैट इज लाइड एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के हाइंड एंड पे प्रेजेंट होता है जेनाइटल पाउच, जो कि कैसा होता है, डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। डॉर्सली कैसा होता है, 9th और 10th टर्गा, और वेंट्रली कैसा होता है, बाय द 9th स्टर्नम। अब इस जेनाइटल पाउच में अगर मेल जेनाइटल पाउच की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डॉर्सल एनस होता है। एनस कैसा होता है, दैट इज अ डॉर्सल एनस। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, और जेनाइटल पोर कैसा होता है, दैट इज अ वेंट्रल और गोना फाइसिस होता है। मेल के पास एक अलग तरीके का, अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं, मेल कॉकरोचेस की, तो उनके पास एक शॉर्ट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एनल स्टाइल्स कहते हैं, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होते, मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और बोथ इन बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल की बात करें, जो तो लास्ट सेगमेंट होता है दैट इज अ 10th सेगमेंट, उनके पास एक जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनल सर्काई। और एनल स्टाइल्स होते हैं दैट इज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन अ 9th स्टर्नाइट में। ठीक है, और स्टाइल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन मेल्स। दिस इज अ ऑसिलस, दिस इज अ कंपाउंड आई, इसे हम मैक्सिला कहते हैं। दिस इज अ मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल 2 पेयर में होते हैं। दिस इज अ लैब्रम एंड दिस इज अ लेबियम, अपर लिप एंड लोअर लिप। लैब्रम होता है, दिस इज अ हाइपोफेरिंक्स, दैट इज अ टंग। दिस इज अ मैंडिबल, और ये जो मैंडिबल होता है दैट इज अ ग्राइंडिंग रीजन, और इसे इंसिजन रीजन भी बोलते हैं। दैट इज अ मैक्सिला, 2 पेयर्स में होता है, लेबियम एंड दिस इज अ मैक्सिला। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं आगे एनाटॉमी के बारे में। तो अगर हम एनाटॉमी को देखें, तो एनाटॉमी में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज ऑफ द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। पहली होती है फोरगट, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट। ठीक है, तो चलिए अब फोरगट की तरफ चलते हैं। अगर हम फोरगट की बात करें तो माउथ कहाँ ओपन होता है, दैट इज ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। माउथ कहाँ ओपन हो गया, फेरिंग्स में ओपन हो गया। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ चला गया, एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज में, जिसे हम ऑसोफेगस कहते हैं। वो ऑसोफेगस कहाँ ओपन हुआ, ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रॉप कहते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। और क्रॉप इज फॉलोड बाय अ गिजार्ड, और क्रॉप के बाद क्या आया, गिजार्ड आया। गिजार्ड कैसा होता है, दैट इज अ प्रोवेंट्रिकुलस होता है, एंड इट हैज अ आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल। जिस प्रोवेंट्रिकुलस मतलब गिजार्ड के बाहर क्या होती है, सर्कुलर मसल्स की थिक लेयर होती है, और थिक इनर क्यूटिकल होता है जो कि 6 हाईली काइटेनियस प्लेट का बना होता है जिसे हम टीथ कहते हैं। ठीक है, और इन अंदर वाला जो क्यूटिकल होता है वो 6 हाईली काइटेनियस प्लेट का बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ, क्या बोलते हैं, दैट इज अ टीथ। तो गिजार्ड का काम होता है ग्राइंडिंग करना, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना, पीसना। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय अ क्यूटिकल, और जितना भी फोरगट होता है उसके आसपास की लाइनिंग किससे होती है, दैट इज अ क्यूटिकल से होती है। अगर हम आगे बात करें तो एक रिंग देखने को मिलती है 6 और 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की, जिसे हम हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीकी बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, फोरगट और मिडगट के बीच में। मतलब फोरगट और मिडगट शुरू होने से पहले एक ब्लाइंड 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक या हिपैटिक सीकी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो गैस्ट्रिक और हिपैटिक सीकी होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट और हाइंड गट। ठीक है, फिर मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे एक अनदर रिंग प्रेजेंट होती है जहां पे 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं।
100 से लेके 150 तक थिन फिलामेंटस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। इन मालफिगियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनका रिमूवल करना, ठीक है, कहाँ से, हीमोलिम्फ से। द हाइट गट जो होता है वो ब्रॉडर होता है मिड गट से, तो जो हाइंड गट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू मिड गट, एंड हाइंड गट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके बाद रेक्टम दैट इज ओपन आउट थ्रू अ एनएस, और ओपन रेक्टम किसमें हो जाता है, दैट इज ओपन थ्रू आउट अ एनएस। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो दिस इज अ फेरिंग्स, दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड दिस इज एसोफेगस। ओसोफेगस के बाद आया हमारा क्रॉप, देन अ गिजार्ड, ठीक है। दिस आर हेपेटिस सी की, जो कितने होते हैं, 6 to 8। फिर इसके बाद ये हमारा मिडगट आ गया, मिडगट के बाद हमारी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आ गए। ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं 100 to 150 होते हैं। इसके बाद दिस इज अ हाइंड गट, जो कि किस में डिवाइड हो गया, दैट इज अ इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का कैसा होता है, ओपन टाइप का। ऑर्थोपोड में कैसा पड़ा था, ओपन टाइप का होता है। मतलब जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सारी पुअरली डेवलप होती हैं, और सारी की सारी कहाँ ओपन हो जाती है, एक स्पेस में। उस स्पेस को क्या कहते हैं, दैट इज अ हीमोसील। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं दैट इज लोकेटेड इन द होमोसील। जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं सारे के सारे होमोसील में प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड में क्या कर रहे होते हैं, ब्लड में डूबे होते हैं। विसरल ऑर्गन, बास का मतलब होता है ब्लड में डूबे होना, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेट इज अ हीमोलिम्फ। ये जो हीमोलिम्फ होता है ये कलरलेस प्लाज्मा होता है, हीमोसाइट होता है। अगर हार्ट ऑफ कॉकरोच की बात करें, दैट इज अ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। मिड लाइन ऑफ थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फनल शेप चैम्बर, जिसके अंदर हमें ओस्टिया देखने को मिलते हैं ऑन द आइदर साइड। तो ब्लड क्या होता है, साइनस से, मतलब जो ओपन स्पेस से हार्ट में एंटर करता है ओस्टिया की हेल्प से, और इसके बाद पंप हो जाता है एंटीरियर टू साइनस अगेन। अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉकरोच की बात करें, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क्स, बहुत सारे ट्रैकिया के नेटवर्क देखने को मिलते हैं, दैट इज ओपन थ्रू अ 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स। कितने पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं स्मॉल होल के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। तो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती है, जो ट्रैकिया की ट्यूब्स होती है किसमें डिवाइड हो जाती है, ट्रैक्यूल्स में, जिनके पास ऑक्सीजन होती है, जो एयर से लेते हैं और सारे के सारे पार्ट्स तक ले जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल, अगर स्पाइरिकल की ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल की बात करें, दैट इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचटर। एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। तो अगर गैसियस का जो एक्सचेंज होता है ट्रैक्यूल्स में, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, बाय डिफ्यूजन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो दैट इज बाय मालफिगियन ट्यूब्यूल। जो ईच ट्यूब्यूल होता है उसकी लाइनिंग कैसे होती है, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल से होती है। जो हमारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को, और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। इसके बाद वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइंड गट। देयरफॉर इसीलिए इंसेक्ट को क्या कहते हैं, दैट इज अ यूरिकोटेलिक। इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरोकोस ग्लैंड ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। कौन कौन से, फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट और यूरोकोस ग्लैंड जो होते हैं ये भी ग्लैंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मालफिगियन ट्यूब्यूल के अलावा ये 3 ग्लैंड्स भी ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, दैट इज अ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज अबाउट अ नर्वस सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलता है Nervous system consists of a cockroach series of a few segmentary arranged ganglia. नर्वस सिस्टम, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में हमें गैंग्लिया देखने को मिलेंगे जो कि पेयर्डली लॉन्गिट्यूडली कनेक्टिवली होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड।
3 गैंग्लिया जो होते हैं वो थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी 6 गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन एब्डोमेन। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। द हेड होल्ड्स द बिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, हेड के पास थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, while the rest is situated along a ventral part of the body। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी के पास सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम होता है और हेड के पास थोड़ा सा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जब हम कॉकरोच का हेड काट देते हैं तब भी वो थोड़े दिन के लिए सरवाइव रह सकता है। तो ये जो ब्रेन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन, जिसका काम होता है नर्व सप्लाई करना टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। अगर कॉकरोच में हम सेंस ऑर्गन की बात करें कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं कॉकरोचेस में, तो द सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन कॉकरोचेस आर एंटीना, कंपाउंड आइज, मिक्सिली पैल्प, लेबियल पैल्प एंड एनल सर्काई। एनल सर्काई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन 10th सेगमेंट। इसके बाद अगर हम कंपाउंड आई की बात करें तो जो कंपाउंड आई होती है वो कैसे सिचुएटेड होती है, डॉर्सल सरफेस। हेड के डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आई। एक आई जो होती है उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमनटिया देखने को मिलते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमनटीडिया, बहुत सारे ओमनटीडिया की वजह से कॉकरोच जो होता है वो रिसीव करता है एक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो काइंड ऑफ इमेज, वो जो काइंड ऑफ विजन देखने को मिलता है कॉकरोच का, उसे हम कहते हैं दैट इज अ मोजैक विजन, जो कि सबसे ज्यादा कैसा होता है, मोर सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर, लेकिन रेजोल्यूशन होता है, क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिविटी होती है और रेजोल्यूशन कम होता है। बीइंग अ कॉमन ड्यूरिंग अ नाइट, ठीक है, दैट इज कब देखने को मिलता है, इन अ नाइट, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल विजन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो कॉकरोच होता है दैट आर डायेशियस, पहले ही पता चल गया, मेल फीमेल की अभी तक बात कर रहे थे तो अलग ही होंगे ना मेल फीमेल। बोथ द सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड, दोनों सेक्सेस बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, उसमें एक पेयर देखने को मिलता है टेस्टिस का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पे। कौन से सेगमेंट में, 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। अगर टेस्टिस की बात करें तो वो किसको अराइज करती है, थिन वासा डेफरेंस को, जो कि किसमें ओपन होती है, वो वासा डेफरेंस किसमें ओपन होंगे, दैट इज इन इजेक्टुलरी डक्ट थ्रू अ सेमाइनल वेसिकल। तो वासा डेफरेंस के बाद क्या आएगा, वासा डेफरेंस के बाद आएगा सेमाइनिकल वेसल, और वो सेमाइनिकल वेसल के बाद आएगा दैट इज अ इजेक्टुलरी डक्ट, ठीक है। अगर हम इसी इजेक्टुलरी डक्ट की बात करें तो वो ये इजेक्टुलरी डक्ट इसमें ओपन होता है, दैट इज ओपन इनटू अ मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर में ओपन होगा, और वो मेल गोनोफोर कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज वेंट्रल टू एनएस, ठीक है। एक यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ग्लैंड देखने को मिलते हैं, वो ग्लैंड कौन सा होता है, दैट इज अ मशरूम ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 6-7 सेगमेंट में, जिसका काम होता है, फंक्शन करता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें मेल कॉकरोच में, तो उसमें क्या क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेल गोनोफाइसिस होती है, फेलोमियर क्या होता है, दैट इज अ काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय अ मेल गोनोफोर। तो स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन अ सेमाइनिकल वेसिकल। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होते हैं, जो कि आपस में कैसे होते हैं, ग्लू टूगेदर, आपस में चिपके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन। तो जब कॉपुलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे ये जो स्पर्म्स होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, दैट आर स्टोर, कहाँ स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, यहाँ तक तो हो गया मेल, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो टेस्टीज होती हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल एकदम जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, मेल में टेस्टीज होती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवरीज होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होती है, 4th to 6th एब्डोमेन सेगमेंट में।
फीमेल में क्या प्रेजेंट हो, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। मैं कंपैरिजन करा रही थी, उस चक्कर में मैंने फीमेल में टेस्टिस बोली, लेकिन हो जाती है गलती, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता है ऐसे कि कुछ और निकल जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो फीमेल में जो हमारी ओवरीज होती हैं, अगर फीमेल कॉकरोच की बात करें तो उनकी जो ओवरीज होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, इन अ 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। वेयर एज अगर हम मेल की बात करें तो मेल कॉकरोच में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन अ 4 to 6 सेगमेंट। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर एक ओवरी जो होती है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की, या उन्हीं ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ओवरियोल्स कहते हैं, कनेक्टिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ये जो ओविडक्ट होता है ईच ओवरी का, वो यूनाइट करता है एक सिंगल मीडियम ओविडक्ट के साथ, ठीक है। तो हर एक ओवरी का जो ओविडक्ट होता है वो एक सिंगल मीडियम ओविडक्ट के साथ यूनाइट होता है, मतलब ज्वाइन होता है, और उस सिंगल मीडियम ओविडक्ट को क्या कहते हैं, दैट इज अ वजाइना कहते हैं। वो वजाइना कहाँ ओपन होता है, दैट इज ओपन इनटू अ जेनाइटल चैम्बर। अब पेयर ऑफ स्पर्मेथिका देखने को मिलता है जो कि 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन होता है इनटू अ जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। स्पर्म्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे, स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू अ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर्स की हेल्प से स्पर्म ट्रांसफर होंगे। तो जो फर्टिलाइज एग होंगे आर एनकेस्ड इन अ कैप्सूल, जिसे हम ऊथिका कहते हैं। तो जो हमारे जो फीमेल कॉकरोच के फर्टिलाइज एग होते हैं वो कहाँ एनक्लोज होते हैं, कैप्सूल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, उन फर्टिलाइज एग्स को और ऊथिका को, दैट इज अ, उस कैप्सूल के अंदर जो फर्टिलाइज एग होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, दैट इज अ ऊथिका। जो ऊथिका होता है दैट इज अ रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, जिसकी क्या होती है, दैट इज अबाउट 3 to 8 mm लॉन्ग होता है, एंड दे आर ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस। और किससे ग्लूड होते हैं, आपस में किससे चिपके होते हैं, सुटेबल सरफेस के साथ, यूजली इन अ क्रैक और अ सर्वाइक ऑफ हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करें तो फीमेल्स जो है वो 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करता है, और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग होते हैं, ठीक है। कितने ऊथिका प्रोड्यूस करता है, 9 से 10, और एक के अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिका की बात करें तो इट इज अ पैरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू अ लिम्फल स्टेज, सॉरी। अगर ये डेवलपमेंट क्या है, दैट इज अ पैरामेटाबोलस, मतलब पैरामेटाबोलस का मतलब होता है कि इसमें जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी वो निम्फल स्टेज के थ्रू देखने को मिलेगी। ये जो निम्फ होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं अडल्ट की तरह। तो द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच अ अडल्ट फॉर्म। तो निम्फ को कितनी बार ग्रो करना होगा ताकि वो अडल्ट की तरह बन जाए, दैट इज अ 30 टाइम मोल्टिंग करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल की स्टेज की बात करें तो जो नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज होती है उनके पास विंग पैड्स आ जाते हैं, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव अ विंग्स। तो नेक्स्ट टू लास्ट जो लास्ट निम्फल स्टेज होती है उससे लास्ट से पहले वाली जो स्टेज होती है, उन दोनों स्टेज पे क्या आ जाते हैं, विंग पैड्स आ जाते हैं। लेकिन अडल्ट कॉकरोच में ही हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉकरोचेस होती हैं स्पीशीज की, कॉकरोच की स्पीशीज जो कि बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं और उनका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। A few species thrive in and around a human habitat, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज देखी गई हैं ह्यूमन हैबिटेट के अराउंड। दे आर पेस्ट होते हैं बिकॉज दे स्पॉइल अ फूड, क्योंकि यह खाने को, ह्यूमन फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, अपने एक्सक्रीटा की वजह से, अपने एक्सक्रीशन की वजह से, जो कॉकरोच का एक्सक्रीशन होता है उसकी वजह से ये फूड कंटामिनेशन कर देते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज भी कॉकरोच ट्रांसपोर्ट कर सकता है बाय कंटामिनेटिंग अ फूड मटेरियल। अगर फूड मटेरियल को ही कंटामिनेट कर दे और वो फूड हम खा ले तो उससे बैक्टीरियल डिजीज तो ट्रांसफर हो ही सकती है ना, तो वो किसकी वजह से हुई, कॉकरोच की वजह से। नेक्स्ट अभी डायग्राम देख ली। एक चीज है कि दैट इज अ, ये मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। इसमें टेस्टिस देखने को मिलेंगे कहाँ, 4 to 6 सेगमेंट में।
फैलिक ग्लैंड ऐसा है जो कि हमें फीमेल में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ मेल में देखने को मिलता है। दिस इज अ सेमाइनल वेसिकल जहां पे स्पर्म स्टोर हो रहे हैं। दिस इज अ वासा डेफरेंस, इजेक्टुलरी डक्ट, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, एनल सर्काई जो कि 10th में प्रेजेंट होगा, दैट इज अ कॉर्डल स्टाइल। इसी कॉर्डल स्टाइल को भी हम एनल स्टाइल कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 9th सेगमेंट। ठीक है, दिस इज अ सूडोपेनिस एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, फीमेल की अगर तरफ देखते हैं तो दिस इज अ ओवरी, दिस इज अ ओविडक्ट, और ये जो कॉमन ओविडक्ट है जिसे हम वजाइना कह रहे हैं, दिस इज अ वजाइना। दीज आर कोलेटरल ग्लैंड्स, ये कोलेटरल ग्लैंड्स मेल में प्रेजेंट नहीं होते, याद रखना ये चीज। जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिबुलम भी मेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, गोनोफाइसिस एंड स्पर्मथीका भी मेल्स में नहीं होता। तो यहाँ पे हमने दोनों डायग्राम देख लिए, दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए किसका क्या सेगमेंट है, कितनी निम्फल स्टेज के बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंट जो होती है पैरा मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है, निम्फल स्टेज की वजह से होती है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स खत्म होता है। थैंक यू सो मच। कल से जो है हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मुझे अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए मतलब अभी 1 महीना नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने 18 फेब को स्टार्ट किया था और मैंने क्लास 11th कंप्लीट कर दी है। क्लास 12th भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, अगर मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। लेकिन क्लास 12th में सबसे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे। आई होप अगर हो सकेगा तो मैं जेनेटिक्स एनसीईआरटी की बजाय स्लाइड से पढ़ाना पसंद करूंगी, क्योंकि उसमें हम ज्यादा चीजें देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के आसपास इतना स्पेस गिवन नहीं होता अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग करें। बाकी अगर स्लाइड्स में भी हम पढ़ते हैं तो होती तो एनसीईआरटी है। यहाँ पे मैं अपना पूरा चैप्टर एंड कर रही हूँ। आप सबको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माय लेक्चर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट यूनिट कल से जेनेटिक्स शुरू हो जाएगा। ये हमारी पूरी क्लास 11th कंप्लीट हो चुकी है। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, मैं सारे लिंक इंस्टाग्राम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल कर दूंगी। यू कैन मैसेज मी देयर, I can reply you as soon as possible. And if you have a genuine doubt, अगर आप उसके ऊपर कोई टॉपिक वीडियो चाहते हो कि हाँ ये चीज बता दो स्पेशली, तो मैं उसकी स्लाइड बना के उसी टॉपिक का स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो भी बना दूंगी। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू वंस अगेन।